हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव सर आपके साथ फिर एक बार। और अभी तक हमने मूल अधिकारों के फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 12 से लेकर के 20 तक का डिस्कशन कर चुके थे। लेकिन आर्टिकल 12 से 20 तक का डिस्कशन तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन उस डिस्कशन में मैंने आपसे कहा था कि आप पहले फर्स्ट लेवल की चीज़ों को जानिए, इसके बाद हम लोग सेकंड लेवल पे बात करेंगे। तो अब सेकंड लेवल में कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी उनको फिर से आपके पास, इससे आपके पहले वाले भी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और जो उसके आगे का पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में हमने क्या पढ़ा था उसी के संबंध में, ठीक है, जितने भी संशोधन होते हैं ये जो भी होता है उनके संबंध में रिलेटेड चीजें थी। और 14 से आप 18 तक आप जानते हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार के बारे में पढ़े थे। उनमें से एक आर्टिकल आपका 15 है और 15 में हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये नागरिकों को, 15 और 16 में ये पढ़ा था कि ये नागरिकों को क्या क्या अधिकार देता है। लेकिन उसी के साथ ही उसके 15 और 16 के पार्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। 17 में हमने छुआछूत का अंत और 18 में उपाधियों का अंत पढ़ा था। लेकिन 15-16 के जो हमने पार्ट पढ़े थे उनमें सिर्फ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किस तरह से समानता दी जाती है। तो अब 15 के अंदर वाले पार्ट में चलते हैं और 15 के जो फर्स्ट पार्ट है, 15 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, उसमें कहा गया है किसी भी नागरिक के साथ, किसके, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान और वंश के आधार पर, किसके, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये कही गई है। दूसरी बात क्या कही गई है कि दुकानों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों में जाने से उन्हें रोका नहीं जा सकता है। और तीसरी बात क्या कही गई है, भेदभाव नहीं, मतलब कह रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन समानों में, असमानों की अगर बात करें, कैसे, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए, किसके लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। अब विशेष उपबंध जो किए जा सकते हैं वो समानों में समान के कॉन्सेप्ट से, किसके, समानों में समान के कॉन्सेप्ट, महिलाओं में महिलाओं के लिए, बच्चों में बच्चों के लिए अलग तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। आप जानते हैं कि बच्चों के लिए टिकट आधा लगता है, ठीक है, कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं। उनके लिए कोई अगर दंड दिया जाता है उसकी भी सीमा तय होती है। तो बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए। जेल में जाएंगे तो उनके लिए अलग जेल होगी, बच्चे अगर जेल में जाएंगे तो उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। तो इस तरह के प्राविधान क्या किए गए हैं, किसमें किए गए हैं, 15 के 3 में किए गए हैं। किसमें किए गए हैं, 15 के 3 में किए गए हैं। और इसी के आधार पर महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चौथे में क्या किया, एससी, ओबीसी, एसटी के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं। कहा गया है संविधान में कि पहले जो लोग आगे जातियां बढ़ चुकी हैं, यानी कि अगड़ी जातियों में आती हैं, और जो पिछड़ी जाति हैं उनमें एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं। और ये लोगों को भी मैंने बताया था कि इस लेवल पे हैं, ये लोग इस लेवल पे हैं, तो उनको बढ़ा के इस लेवल पे लाने की कोशिश की जाती है। यही तो समानता का अधिकार है, यही तो समानता है। तो उनके समान लाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उनको कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस, मतलब सवर्ण में भी वो लोग, कुछ लोग हैं, अब जैसे ये सवर्ण है, सवर्ण के कुछ लोग हैं जो अभी तक वो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इस वजह से उनका भी डेवलपमेंट कम हुआ है, इसलिए उनको, उनके बारे में भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 16 में जो नियोजन के संबंध में है। और नियोजन के संबंध में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं आर्टिकल 16 में, लेकिन आर्टिकल 16 के अंदर और क्या क्या है, इनसे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसके अंदर की भी बातें हम करेंगे। लेकिन जब हम थर्ड लेवल में आएंगे, यानी कि जब आप किसी को मेंस देना होगा या और ज्यादा जानकारी लेनी होगी, आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर और विस्तार से इस बात पे चर्चा करेंगे
केसेज को लेके चलेंगे, उसकी थ्योरी को लेके चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर के चलेंगे। हमने पहले में डेटा की बात कर ली, अब हमने उसके अंदर कुछ बातें कर ली, अब अगली बार जब आएंगे एकदम विस्तृत चीजें आपके सामने होंगी। तो हम अब नियोजन की बात करते हैं, नियोजन में समानता की। तो इसमें क्या है, नियोजन में समान अवसर, नियोजन में सभी को समान अवसर मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या वर्ग से बिलोंग करता हो, इन सभी के लिए क्या होगा, नियोजन में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, धर्म जाति वंश के आधार पर पात्रता तय नहीं की जा सकती, कि धर्म और जाति के आधार पे किसी व्यक्ति को पात्र ना माना जाए। अगर कोई जॉब है और उसमें किसी मुस्लिम ने अप्लाई कर दिया तो उसे आप उसके आवेदन को खारिज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, उसके आवेदन को खारिज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी जगह किसी विशेष वर्ग में क्या किया गया कि कुछ वैकेंसी निकली और उसमें कहा गया ये योग्यता है इसके लिए। अगर वो योग्यता भले वो हिंदू धर्म के पूजा पाठ का कार्य हो, लेकिन वो योग्यता अगर कोई मुस्लिम या किसी अन्य धर्म का रखता है तो वो भी उसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है संसद द्वारा विधि। नियोजन यानी कि रोजगार के संबंध में, नियुक्तियों के संबंध में संसद द्वारा समय समय पर विधि बनाई जाएगी। उसी विधि के अनुसार क्या की जाएंगी, नियुक्तियां की जाएंगी। उसी विधि के अनुसार क्या की जाएंगी, नियुक्तियां की जाएंगी। ठीक है। तो संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है, 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, वो 15 का 4 क्या कहता है, ओबीसी के लिए आरक्षण। किसके लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करता है। किसके लिए बात करता है, ओबीसी के लिए आरक्षण, यानी आरक्षित वर्ग के लिए किसकी बात करता है, आरक्षण की बात करता है। कौन करता है, 16 का 4, कौन सा, 16 का 4th पार्ट, और 4th पार्ट में कौन सा, पहला पार्ट। ये जितना भी परसेंट इनके लिए आरक्षण दिया जाता है 27%। अभी आपने देखा होगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में कॉलेजों में भी क्या किया गया, नेट के थ्रू जो एंट्रेंस होता है उसमें भी ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया, वो इसी आर्टिकल के तहत किया गया है। अब 16(4) का जो खा है वो कहता है अगर किसी भी संस्थान में या किसी भी जगह पर, किसी भी संस्थान या किसी भी जगह पर आरक्षित वर्ग 50% से कम है, तो यानी आरक्षित वर्ग की जो नियुक्तियां हुई हैं वो 50% से अगर कम में हुई है, तब क्या होगा, उनको जो 50% से कम में हुई हैं उनके लिए बात करते हैं। उनमें जैसे मान लीजिए वहां पे 100 सीटें हैं 50% में, और कितनी भर गई, 75, और कितनी बची, 25 सीट्स। जो 25 सीट्स होगी इसे विशेष वैकेंसी के थ्रू केवल बैकलॉग के लिए, केवल आरक्षित वर्ग के लिए निकाला जाएगा, और उसमें सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं जो आरक्षित वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है 20 पे हम लोग अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके थे। किसमें चर्चा कर चुके थे, सॉरी एक छूट गया। ठीक, वो छूट गया क्या, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं। क्या, धर्म के, अभी 16 में ही धर्म के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है नियोजन में, कि ये मुस्लिम धर्म का है, ये सिख धर्म का है या किसी का, तो उसमें भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। अब इसका 6वां पोर्शन अभी जोड़ा गया है जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण के आरक्षण की बात की गई है, और ये कब लागू हुआ, 14 जनवरी 2019 से। किससे लागू हुआ, 14 जनवरी 2019 से। अब क्या है, ईडब्ल्यूएस को जो 50% सीटें हुआ करती थी, कितनी सीटें होती थी, 50%। अब ये जो 50% सीटें थी ये जनरल के लिए हुआ करती थी। किसके लिए हुआ करती थी, जनरल के लिए हुआ करती थी। लेकिन उनमें से अब क्या है, 10% सीटें किसको दे दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस को दे दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस को दे दी गई हैं। और ईडब्ल्यूएस से देने की वजह से अब कितनी सीटें बची हैं, 40% सीटें बची हैं। लेकिन यहां से एक और रास्ता खुल गया है। रास्ता ये खुल गया है कि मान लीजिए 15% जनरल है और उनको 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा, और 60% अगर ओबीसी है,
तो उनके आरक्षण में जो 27 है उसको क्या किया जाएगा, 40% या 50% तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि 52% आरक्षण दिया जाए। इस तरह से क्या किया जाएगा, अब रास्ते खुल गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह करके टाल देता था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसने 50 से 60% रिजर्वेशन के लिए खुद ही अलाउ कर दिया। वैसे अभी ईडब्ल्यूएस को इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी संवैधानिक फैसला आना बाकी है। अब जब संवैधानिक फैसला आएगा, जब संवैधानिक फैसला आएगा तब देखा जाएगा कि क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध मान लिया तो फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट भी लागू करना में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है राज्यों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये हमारा था। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब राइट टू फ्रीडम। राइट टू क्या, फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम में ये कहते हैं कि अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होता है, 19 से शुरू होता है और कहां तक जाएगा राइट टू फ्रीडम, आप जानते हैं 19 से लेकर कहां तक, 19 से लेकर के 22 तक। कहां तक, 19 से लेकर के 22 तक। 19 को भी हम पढ़ चुके थे, 20 को भी पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ डीप में चीजें बताना बाकी रह गई थी, तो हम उन तथ्यों पे दोबारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राइट टू स्पीच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राइट टू स्पीच की बात कर रहे हैं। अब राइट टू स्पीच में एक बात आती अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन जहां पे बोलने की स्वतंत्रता है तो बोलने के साथ केवल बोलना नहीं, आपके पास मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। आपसे कोई जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता है। इस तरह आप क्या, मौन भी रहना क्या होता है, राइट टू स्पीच के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, राइट टू स्पीच के अंदर आता है। दरवाजा बंद कर दो। राइट टू स्पीच के अंदर आता है। ठीक इसी प्रकार आप जानते हैं कि अभिव्यक्ति में ही आरटीआई भी आती है। अभिव्यक्ति में ही क्या आती है, आरटीआई भी आती है। कोई भी सार्वजनिक सूचना आप आरटीआई के तहत हासिल कर सकते हैं, ये भी अभिव्यक्ति के अंदर आती है। दूसरा आप देखते हैं कि जब किसी से नाराज होते हैं लोग तो उसका क्या फूंकते हैं, पुतला फूंकते हैं, ये भी एक अभिव्यक्ति है। मैंने अपने गुस्सा को प्रदर्शित करना है। मान लीजिए किसी नेता का पुतला फूंक दिए, इसका मतलब ये नहीं कि उस नेता की हत्या कर दिए, ये सिर्फ क्या है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। प्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। तो ये भी किस में आएगा, अभिव्यक्ति के अंदर में आएगा। तो पहले अभिव्यक्ति, दूसरा सभा। दूसरा क्या, सभा बनाने की स्वतंत्रता। जब बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे तभी तो सभा बनेगी। तो पहले बोलना, फिर लोगों को समझा करके सभा बनाना, और सभा जब बन जाती है तो इसके बाद क्या बनाना, संगठन बनाना। इसके बाद क्या बनाना, संगठन बनाना। किसी भी प्रकार का आप संगठन बना सकते हैं, जैसे महिला एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन एसोसिएशन बना सकते हैं। आपने देखा जैसे हिंदू महासभा है, आरएसएस है, ये तमाम तरह के संगठन बनाए जाते हैं। इसी आधार पे संचरण, जब आपने क्या किया, कुछ बोला, इसके बाद सभाएं की, संगठन बना लिया, अब उस संगठन को प्रचार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू ऑल इंडिया, मतलब पूरे देश में घूमने की क्या स्वतंत्रता, यानी संचरण करने की, विचरण करने की स्वतंत्रता। जब आप विचरण करेंगे, कोई जगह अच्छी लग गई तो आप वहां क्या कर जाएंगे, निवास करने लगेंगे, अपना क्या बना लेंगे, रेजिडेंस बना लेंगे। वहां क्या बना लेंगे, अपना रेजिडेंस बना लेंगे। और जब आपका रेजिडेंस बन जाएगा तो फिर वो आपकी क्या हो जाएगी, संपत्ति। लेकिन इस अधिकार को क्या किया गया है, सरकार द्वारा हटा दिया गया है। तो अब कितने बचे हैं, 6, यानी कि इस वाले को क्या कर दिया गया है, सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और इसे कहाँ रख दिया गया है, 300 का में रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है, 300 का में रख दिया गया है। इससे कई सारी समस्याएं आ रही थी।
मान लीजिए कहीं पे रोड बन रही है, रोड के बनते समय बीच में किसी की जमीन आ गई थोड़ी सी, मान लीजिए 2 बीस, लेकिन उसकी वजह से वो कह रहे रोड को घुमा लीजिए, तो इससे सरकार का क्या होता था, नुकसान। इसलिए इसे मौलिक अधिकार से क्या किया गया, हटा दिया गया, और हटा करके कहाँ रख दिया गया, 300 में। अब वो आपका कानूनी अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि सरकार को आवश्यकता है तो आप उसे जमीन नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए उसे क्या किया गया, हटाया गया। जब आपको निवास यानी कि रेजिडेंस मिल गया तो फिर आपको क्या, व्यापार करने, किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। व्यापार मतलब क्या, व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। अब व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता में कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। मैंने जैसे उस दिन उदाहरण दिया था कि आजकल कोई अगर ब्राह्मण है तो वो केवल पंडितगिरी नहीं करता है, वो क्या करता है, वो ये भी करता है कि दुकान भी खोले हुए है, मेडिकल की भी खोले हुए, परचून की भी खोले हुए, कपड़े की भी खोले हुए, सुनार की भी खोले हुए है, ठीक है, चप्पल जूते की भी खोले हुए है, ठीक। तो ये सब क्या है, अपना क्या है, प्रोफेशन है। और अब किसी भी प्रकार का कोई भी जाति प्रोफेशन अपना सकती है। तो इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले बोलेंगे, बोलेंगे तो सभा बनेगी, सभा बनेंगे तो संगठन बनाएंगे, संगठन बनेगा तो क्या होगा, संचरण करेंगे, पूरे देश में भ्रमण करेंगे, और भ्रमण करेंगे तो फिर क्या होगा, वहां अच्छा लग गया तो निवास बनाएंगे, और निवास बन गया तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई रोजगार अपनाएंगे खाने के लिए। तो ये था इसको याद करने का तरीका, और ये तो पिछले लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके थे। अब आते हैं 20 पे। आर्टिकल 20 के बारे में भी अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसकी बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। कहता है कि इस अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, ना राष्ट्रपति कर सकता है और ना ही संसद कर सकती है। और इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इस अधिकार को कहते हैं व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। व्यक्ति का कौन सा माना जाता है, सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में केवल प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता नहीं है, इसमें स्वच्छ पर्यावरण में रहने की स्वतंत्रता है। अगर आपके आसपास का पर्यावरण खराब है तो ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्यावरण को सही करे और व्यक्ति के रहने लायक बनाए। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह काम करता है तो वहां काम करते समय मान लो कोई महिला है और वो काम कर रही है किसी ऑफिस में, तो वहां पे अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ होता है तो वो भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो उसका भी कानून बनाने का क्या कहते, कानून बना के उसे भी रोकने के लिए प्रबंध करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की भयानक बीमारी फैलती है तो वहां पे भी क्या करना होगा, जो इश्यूज होंगे उनको ठीक करने का भी काम करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आत्महत्या। जीवन जीने के साथ साथ आत्महत्या का अधिकार भी आपके पास नहीं है। आपको अगर जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर भी सकते हैं। जीवन जीने में यह शामिल नहीं है कि आप मर सकते हैं। अगर आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया और बच गए तो पुलिस क्या करेगी, आईपीसी, कौन सा सेक्शन, आईपीसी की धारा 309 के तहत क्या करेगी, आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है। इसलिए जीवन जीने के साथ मरने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या है, आप इस पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। निजता के अधिकार में क्या था कि एक पति पत्नी थे और वो दिल्ली के एक फ्लैट में रह रहे थे। रात में पति ने देखा कि पत्नी किसी से फोन पे चैट कर रही है, तो उसने कहा अपना मोबाइल खोलिए, तो उसने खोलने से मना कर दिया। मना करने पे क्या हुआ, विवाद हो गया। विवाद हो गया तो पत्नी सीधे चली गई सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट चली गई, कहा कि इसने मेरे निजता में दखल अंदाजी की है, उल्लंघन किया है। तो ये क्या कहते हैं, निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि आपके क्या कहते हैं कि पति या पत्नी भी, बच्चे भी, कोई भी नहीं आपके निजता के अधिकार को छीन नहीं सकता है, ठीक है। इस तरह से निजता का अधिकार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये नहीं कि निजता के अधिकार, किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो है, आप चले गए किसी के बेडरूम में झांक रहे, अच्छा क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, निजता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद एकांत, किसी को भी
अपने आप को एकांत रखने का, ना बोलने का, किसी भी प्रकार से अपने आप को सेपरेट रखने का भी अधिकार देती है। कौन देता है? ये देता है हमारा आर्टिकल 21। और इसी में एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब क्या था कि 497 आरपीसी की धारा थी। इस धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसकी एक पत्नी थी, एक पर्सन है और उसकी वाइफ है, एक दूसरा पर्सन है जो उसकी पत्नी को क्या करता है, अपने तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। अगर ये व्यक्ति इस पर्सन जो 2 है इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है यानी चांस मारता है, तो पहले ये कानून कहता था कि वो व्यक्ति जो दूसरे की पत्नी को छेड़ता है उसे आईपीसी की धारा 497 के तहत दोषी माना जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा अंग्रेजों के समान जमाने की थी, जब आज स्त्री पुरुष इक्वल हो गए हैं तो इस धारा का कोई रोल नहीं रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है चाहे अपराध करे कौन, चाहे पत्नी करे या कोई दूसरा पर्सन करे, तो अब केवल पुरुष को ही दंड नहीं दिया जाएगा, महिला को भी दंड दिया जाएगा। जैसे आज ही एक केस आया है, एक महिला ने छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इससे क्या होता है कि जो हमारे बने हुए कानून हैं वो कानून क्या हो जाते हैं, उनका स्तर कम हो जाता है। इसलिए आप ऐसा अपराध ना करें या झूठा आरोप किसी के ऊपर ना लगाएं, अन्यथा आपको भी उसी तरह दंडित किया जाएगा। ठीक, तीसरी बात है हेल्थ की, मतलब आपको क्या स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा शिक्षा की, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। तीसरा विदेश जाने का, विदेश जाने की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि 1978 में एक केस आया था मेनका गांधी का। किसका आया था? एक केस आया था मेनका गांधी का। और मेनका गांधी के केस में क्या कहा गया था? मेनका गांधी के केस में कहा गया था, क्या कहा गया था मेनका गांधी के केस में? मेनका गांधी के केस में यह कहा गया था कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं। तो उन्होंने इसको क्या कहा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कहा, यानी कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कहा। इसके तहत उन्हें, उस केस के तहत उन्हें क्या हुआ, बाहर जाने के लिए कोर्ट ने परमिशन दे दी। तो इसमें विदेश जाने का भी अधिकार शामिल है। तो आज को सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुसार तमाम विवादों के आधार पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सीमित दायरा नहीं रह गया, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो गई हैं। पर्यावरण, आत्महत्या, निजता, एकांत, एडल्ट्री, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन। इसी के तहत क्या हुआ, जब ऐसी समस्याएं आने लगी तो इसमें एक और अनुच्छेद जोड़ा गया। वो क्या जोड़ा गया? 21 का क्या कहता है? 21 का 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2002 में। कब? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं को याद रखिए, याद आ जाएगा कि उन्होंने जोड़ा था। तो उस समय का सन होगा, सन पूछा जाता है और संविधान संशोधन पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। क्या हो गया? इसको बना दिया गया, कैसा राइट बना दिया गया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट अब भी इसे लागू करने को तैयार नहीं है, जबकि क्या कहा गया? 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसे जब मूल अधिकार बना दिया गया है तो राज्य का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल 21। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 में, यानी अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, अरेस्ट के संबंध में फ्रीडम। ठीक, गिरफ्तारी के संबंध में भले आपने कोई क्या किया हो, अपराध किया हो। आप जानते हैं कि अपराध किसमें बताया गया है? अपराध बताया गया है आर्टिकल 20 में। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 20 में। और जब अपराध करेंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी। परीक्षा में कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, इसलिए आप याद रखिए, पहले अपराध, इसके बाद गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी 22 में आएगी और अपराध 20 में आएगा। तो 22 क्या देता है? फ्रीडम अपराधियों को कि अगर कोई अधिकारी, दरोगा, पुलिस कोई भी आपके यहाँ आता है
और आपको क्या करता है, गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो आपको ये आर्टिकल ये राइट देता है कि आप उनसे ये पूछिए कि आप किस अधिकार से, माने किस आधार पे आप क्या कर रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, किस जुर्म पे हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। बिना पूछे हुए या बिना कारण बताए हुए कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जैसे अभी कल आपने घटना परसों देखी होगी, इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर के पुलिस ने बच्चों के घर में कमरे में घुस घुस करके मारा। ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो किसका उल्लंघन है, इस आर्टिकल का भी उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। ठीक है, इस तरह से क्या हो रही है, वर्तमान सरकारें संविधान को कमजोर बना रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर फिर भी किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करना जरूरी होगा। आप 24 घंटे के अंदर अगर उसे पेश नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के बाद वहां कह सकता है कि इस पुलिस अधिकारी ने हमें गिरफ्तार किया लेकिन अभी तक वहां पेश नहीं किया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट कई सारे रिट जारी कर सकता है। क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा वो उस थाने के या उस पुलिस क्षेत्र के अधिकारी को जारी करेगा, जिससे उस पर रोक लगाया जा सकता है और पुलिस अधिकारी सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें एक चीज है कि उसमें आवागमन का समय शामिल नहीं होता। अगर आपने अपराध किया है मान लीजिए कानपुर में और आप रह रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली से आपको लाने में जो समय लगेगा वो 24 घंटे के अंदर काउंट नहीं होगा। इसी तरह मनपसंद कानूनी सलाह लेने की है, अगर कोई आप गिरफ्तार हो गए हैं, जेल में बंद हो गए हैं, तो आप जैसा वकील चाहें वैसा क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो आप किसी मित्र के तहत सूचना दे करके या किसी भी तरह से, अगर आप क्या कहते हैं नहीं कोई मिलने वाला है, तो आप वहां जहां गिरफ्तार होकर के बंद हैं वहां के अधिकारी से कह सकते हैं कि हमें फला व्यक्ति से मिलना है, यानी कि फला लॉयर से मिलना है, वो आपको मुहैया कराएगा। ये आपका क्या है, फ्रीडम है। ठीक है, अब कई सारी चीजें होती हैं, जैसे अरेस्ट होता है, कस्टडी होती है, रिमांड होता है, नजरबंद, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। जब रिमांड में लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, कोर्ट के आदेश पे लिया जाता है, और जब कस्टडी में लिया जाता है तो बिना कोर्ट के आदेश के लिया जाता है। ठीक, और वो समय कम होता है, और अरेस्ट किसी बिहाफ पे किया जाता है, और नजरबंद किसी कारण से किया जा सकता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेशन है इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 के तहत क्या है कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार में दुर्व्यवहार, क्या कहता है, दुर्व्यवहार, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम, ये सब किस में आते हैं, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी, क्या, मानव तस्करी पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसी प्रकार के दुर्व्यवहार पे पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, ट्रैफिकिंग पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो अनुच्छेद 23 कहता है कि आपको या राज्य को यह कर्तव्य होगा कि उसे रोके। अब आप एक शब्द सुने होंगे, बेगारी। बेगारी क्या होती है, जहां बिना पैसे के आपसे कोई काम करवाए उसे क्या कहा जाता है, बेगारी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए इस समय बिना पैसे के काम कर रहा हूं, तो मैं क्या बेगारी कर रहा हूं आप लोगों की। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों की बेगारी कर रहा हूं ये बिना पैसे का काम है, आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक, दूसरा है बंधुआ मजदूरी। अब बेगारी कई समय में हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा कि जब राष्ट्र में कोई युद्ध चल रहा हो या कोई आपातकाल की स्थिति हो, उस समय सरकार आपको बिना वेतन के आपसे काम करवा सकती है। ये सरकार का राइट है, फंडामेंटल राइट आपका है कि आप बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्र हित में कोई काम करना है या आपातकाल में कोई समस्या आती है तो सरकार आपसे ऐसा काम करवा सकती है। ठीक है, अब बंधुआ मजदूरी क्या होती है, पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि कोई किसान था और वो साहूकार के यहाँ गया और वहां से क्या ले लिया,
उससे 10,000 रुपए का कर्जा ले लिया, और जो 10,000 रुपए का कर्जा ले लिया, फसल अच्छी नहीं हुई और वो बेचारा कर्जा लौटा नहीं पाया। जब 2-3 साल बीत गए, वो अपने परिवार को पाले कि उनका 10,000 रुपए लौटाए, क्योंकि इस पे वो लोग क्या करते थे, अधिकतम ब्याज वसूल करते थे। तो ये जो अधिकतम ब्याज वसूल करते थे, इस वजह से धीरे धीरे करके वो क्या करने लगे कि उनको कहा कि या तो आप हमारे यहाँ काम करिए, या तो हमारा पैसा वापस दे दीजिए। अब उनके पास पैसा था नहीं, तो क्या कर लेते थे, वो उन्हें बाउंड कर लेते थे और उनसे क्या कराते थे, काम कराते रहते थे। काम के एवज में उनका 10,000 कभी खत्म नहीं होता था, इसलिए पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक वो बाउंडेड हो जाते थे और उनके यहाँ क्या हरवाही करते रहते थे। इसी तरह आया बलात्श्रम। बलात्श्रम के में कई सारी चीजें आती हैं। बलात्श्रम में जैसे आती हैं कि आप किसी बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से क्या कह जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, या कुछ इस तरह की बात कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग अपहरण कर ले जाते हैं लड़कियों का, और इसके बाद उनसे क्या देह व्यापार करवाते हैं। जो देह व्यापार करवाते हैं, तो जब वो कम उम्र में उनको उठा ले जाते हैं बच्चों को, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में पल जाते हैं कि उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि हम ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी के भी साथ बलात्श्रम नहीं किया जा सकता, ये अधिकतर महिलाओं के लिए ये है। ठीक है, तो ये फिर भी इस पे आजकल भी ऐसा होता है। ठीक है, और राष्ट्र हित में 23 का सेकंड पार्ट कहता है कि जैसे राष्ट्र में क्या है, एनसीसी कैडेट होते हैं, पहले उनको ट्रेनिंग करके बेसिक रूप से तैयार किया जाता है, क्योंकि आपातकाल में अगर सरकार को या देश को जरूरत हो तो उनको फ्री सेवा के लिए बुला लिया जाएगा और उनको जाना पड़ेगा। ये एनसीसी का मूल लक्ष्य होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में है अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। किस पे बात करता है, बाल नियोजन पे प्रतिबंध। बाल नियोजन मतलब बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय या रोजगार करने पर प्रतिबंध लगाती है। और ये क्या कहती है, अनुच्छेद 24 कहते हैं कि 14 से कम उम्र का कोई भी बालक क्या कहते हैं, क्या कर सकता है, पढ़ाई, क्योंकि मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए वो 14 से कम उम्र का है तो वो किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक कार्य नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई फैक्ट्री वाला क्या कहते हैं कि किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है तो क्या किया जाता है, उसे दंडित किया जा सकता है, उसे जुर्माना दिया जा सकता है, ऐसा कानून बन गया है। इसी तरह माइनिंग में अगर कोई बच्चों से काम करवाता है, खदान में, वो भी खतरनाक होता है, तो वहाँ भी सजा का प्राविधान किया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी विषैले गैसें निकलती हैं और जो विषैली गैसें निकलती हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। आप जानते हैं युवा वर्ग जो होता है देश का भविष्य होता है, इसलिए उनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सोचिए संविधान निर्माताओं ने कितने आगे से कितने आगे तक के बारे में सोच लिया था। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि खतरनाक काम जैसे पटाखा की फैक्ट्री, कांच की फैक्ट्री है, यहाँ पे बच्चों को काम में नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे अगर बच्चों को काम में रखेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा या कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे उनकी जान भी जा सकती है, और उनकी जान, बच्चों की जान देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत तरह के प्रतिबंध हो गए हैं। आपने देखा होगा होटलों में पहले बच्चे खूब काम करते मिल जाते थे, लेकिन अब वो होटल वाले भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। सजा और जुर्माना दोनों का प्राविधान है, ऐसा एक्ट बनाया जा चुका है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसीजन दिया था कि यदि किसी के माता पिता किसी ऐसे व्यवसाय को करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की खतरनाक समस्या या नहीं पैदा हो सकती है या बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो वो अपने अध्ययन समय के अलावा समय पर माता पिता के व्यवसाय में हाथ बटा सकते हैं, ये कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता भी उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए 14 वर्ष के बच्चे को काम करना अनिवार्य नहीं है, यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फ्री लॉयर और फ्री कानूनी सलाह की
व्यवस्था इनके लिए उपलब्ध है। इसीलिए कहते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए जो 15 के सेक्शन में दिया गया है विशेष उपबंध, वो इन्हीं से संबंधित कह सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 24 तक का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आपने आर्टिकल 20 में देखा कि आपने कोई अगर किसी प्रकार का क्राइम किया है तो उसके संबंध में, और फिर 21 में प्राण एवं दैहिक सुरक्षा के संबंध में, फिर 22 में गिरफ्तारी के संबंध में, 23 में महिलाओं के या बलाश्रम के संबंध में, या जबरदस्ती काम करवाने या एनवायरमेंट खराब में काम करवाने के संबंध में, और 24 में बच्चों से 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आगे के लेक्चर में सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2 बातें आप याद रखिए। क्या कि दिमाग पे जोर डाल करके बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल आसानी से पढ़िए। आप लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान ना दीजिए क्या गलत है क्या सही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये भूल ना जाए। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप सिर्फ क्या करिए, मन लगा कर पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, जब तक समझ में ना आ जाए। वीडियो इसीलिए है, आप बार बार उसे देखते रहिए, ठीक है। ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं अगले लेक्चर में आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट है रिवीजन लगातार करिए। आप जानते हैं कि अगर आज हमने कोई चीज़ पढ़ी है, तो वो कितने दिन तक, 3 दिन तक लगभग 90% याद रहती है। कितने दिन तक? 3 दिन तक 90% याद रहती है। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर उसे रिवीजन नहीं किया गया तो वो 1 वीक में, कितने वीक में, 1 वीक में वो कितने % रह जाती है? 60% रह जाती है। और 1 मंथ अगर बीत जाता है तो 50% रह जाती है। अगर 3 महीने बीत जाते हैं तो बस ये समझिए कि 40% रह जाती है। इससे अधिक जैसे ही समय बीतता है तो फिर ये लगता है कि हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। इसलिए पहली बार रिवीजन 3 दिन में, दूसरी बार 1 हफ्ते में, तीसरी बार 1 महीने में, और चौथी बार 3 मंथ में करना कंपलसरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे या नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप केवल इतना करते हैं तो आप बिल्कुल दिमाग पे जोर न डालिए, आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि आर्टिकल 19 बहुत पूछा जाता है, बहुत कठिन है, लेकिन आज मैंने उसको बहुत सरल ढंग से आपको बताया। जैसे कि आप जानते हैं अव्यक्ति, जब आप बोलेंगे तभी आप क्या करेंगे, बोलने के बाद मैंने क्या बताया था आपको, जब आप बोलेंगे तभी आप क्या बनाएंगे, सभा बनाएंगे। और सभा बनाने के बाद जब सभा बन जाएगी तो क्या बनेगा, संगठन बनेगा। और संगठन बनेगा तो उसका प्रचार प्रसार के लिए देश भ्रमण होगा। और जब देश भ्रमण होगा तो कहीं अच्छी लग गई जगह तो वहाँ निवास करेंगे, और निवास करेंगे तो संपत्ति खरीदेंगे। लेकिन संपत्ति का अधिकार आपसे छीन लिया गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे, अपने मनपसंद व्यवसाय करेंगे। तो केवल एक आंखें बंद करिए, फिर सोचिए कि केवल हमें क्या करना है, पहले कुछ बातों से लोगों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद उनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण करना है, और भ्रमण करने के बाद क्या करना है कि कोई चीज़ अच्छी लग गई तो वहाँ रुक जाना है, और रुकने के बाद वहीं पे व्यवसाय करने लगना है। तो ये 6 आर्टिकल हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से आप कोशिश करिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 22 और 21 से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।